हेलो दोस्तों, आज हम आए थर्मोडायनेमिक्स के एक IAS 2002 के 20 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ में। और ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको सिचुएशन बेस्ड बहुत सारे IAS के मेंस में आ सकते हैं। तो ऐसे ही हम एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन लाए हुए हैं जिसमें हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है और फाइनल कंडीशन दी हुई है, और फाइनल कंडीशन के बेसिस पे हमें इसमें का जितना भी एंट्रोपी है वो चेंज निकालना है और जितना वर्क डन किया गया है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है एन इंसुलेटेड टैंक। जो हमारा टैंक है, ये हमारा टैंक है जो क्या है, इंसुलेटेड कंडीशन में है। तो हमें एन इंसुलेटेड टैंक है, इंसुलेटेड टैंक है तो क्या होगा, इस टैंक के अंदर क्यू एक्सटर्नल कोई भी आएगा क्या, नहीं आएगा, तो क्यू बराबर में 0 हो गया। पहला चीज 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कंटेन्स एयर एट 0.1 मेगापास्कल एंड 300 केल्विन। टैंक इज कनेक्टेड टू हाई प्रेशर लाइन। टैंक कनेक्टेड किससे, हाई प्रेशर लाइन से कनेक्टेड है। टैंक का वॉल्यूम दिया हुआ है, टैंक का टेम्परेचर दिया हुआ है, टैंक का और हमें प्रेशर दिया हुआ है। क्लियर, हाई प्रेशर लाइन से कनेक्टेड है। हमें टैंक का जो हाई प्रेशर लाइन है उसका हमें प्रेशर दिया हुआ है, टैंक का जो लाइन है उसका हमें हाई प्रेशर लाइन का टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। क्लियर, टैंक इज क्विकली फिल्ड विद एयर बाय ओपनिंग द वाल्व। हमने इस वाल्व को ओपन किया और तब तक ओपन किया जब तक इसके अंदर प्रेशर फाइनल इसी के बराबर नहीं हो गया और तुरंत इसके वाल्व को बंद कर दिया। क्लियर, ये हम कर रहे हैं इसमें बिटवीन द टैंक हाई प्रेशर, बिटवीन द टैंक एंड हाई प्रेशर लाइन। इफ एयर प्रेशर फाइनली इन टैंक इज 1 मेगापास्कल। हमने इस वाल्व को खोला और इस वाल्व को कब तक खोला, जब तक इसका प्रेशर, टैंक का प्रेशर भी 0.1 मेगापास्कल है, हाई प्रेशर लाइन के बराबर नहीं हो जाता है। क्लियर, डिटरमाइन मास ऑफ एयर विच एंटर्स इन द टैंक। अभी इसके अंदर कुछ मास होगा। क्लियर, बिल्कुल। अब जब हमने इस बात को खोला, इसके बाद कुछ एयर इसके अंदर एंटर की, तो हमें मास ऑफ एयर एंट्री निकालना है एंड एंट्रोपी चेंज इन द सिस्टम। क्लियर, तो हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टैंक है, हमें टैंक का वॉल्यूम दिया हुआ है, टैंक का प्रेशर दिया हुआ है, टैंक का टेम्परेचर दिया हुआ है। तो हम टैंक में जो भी मास है इनिशियल में वो निकाल लेते हैं। तो इनिशियल में मास क्या आएगा, प्रेशर इनटू में वॉल्यूम अपॉन आर इनटू में टी। हमें गैस कौन सी दी हुई है, इंसुलेटेड टैंक ऑफ एयर, एयर दी हुई है। तो हमें एयर के लिए सारी वैल्यू पता होना चाहिए, हमें याद कर लेना है एयर के लिए। 0.1 मेगापास्कल का मतलब क्या हुआ, 0.1 इनटू में 10 टू पावर 3 हो गया, किलो पास्कल में आ गया। वी वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है, 0.287 गैस के लिए, हमें याद रखना है। और 0.287 किलो जूल में होता है। प्रेशर भी हमने किलो पास्कल में लिया हुआ, तो किलो से किलो कट जाएगा। क्लियर, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। टेम्परेचर हमने 300 केल्विन कर दिया, तो हमारे पास में मास आ जाएगा इनिशियल में। तो हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं। हंड्रेड इंटू में 1 डिवाइडेड बाई 0.287 डिवाइड बाई 300। एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं। 100 डिवाइड बाई 0.287 डिवाइड बाई 300, तो हमारे पास में आंसर आ गया 1.161। अभी ये क्या आया, 1.161 क्या आया, केजी। ये क्या आ गया, जो भी इनिशियली में एयर इस टैंक के अंदर है, टैंक कैसा है, इंसुलेटेड है। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी ही चाहिए क्योंकि कुछ है ही नहीं है। अब प्रॉब्लम यहीं के बाद स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं, अब हमने इस बात को खोला, तो इस बात को खोलने के बाद हो क्या रहा है, तो सबसे पहले हम प्रोसेस को समझते हैं, क्योंकि अगर मैं प्रोसेस एक बार समझ में आ गई तब फिर हम कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे ही इस वाल्व को खोला तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कुछ एयर इनग्रेस की, यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो एयर सडनली इसके अंदर क्या हुई, इंसर्ट हुई, इसके अंदर एंट्री की। जैसे ही एंट्री की, कब तक एंट्री की, जब तक इसका फाइनल प्रेशर, तो फाइनल सिचुएशन में, तो फाइनल सिचुएशन के लिए हमें प्रेशर फाइनल कितना है हमारा, 1 मेगापास्कल हो गया। क्लियर, प्रेशर हमारा 1 मेगापास्कल। वॉल्यूम, टैंक का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, 1 मीटर क्यूब हो गया। अब हमारे पास में खेल किस चीज का, टेम्परेचर का। अभी टेम्परेचर 300 केल्विन था, अगर हम 600 केल्विन का एयर अगर हम इसके अंदर एंट्री करेगा, सडनली रश करेगा, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 600 होगा। कितना होगा, वो हमें यही पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो टेम्परेचर फाइनल है ना, वो 600 होगा या 600 नहीं होगा, यही प्रॉब्लम है।
क्योंकि हम इसको टेम्परेचर फाइनल को 600 नहीं मान सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर फाइनल निकालना पड़ेगा। अब हम कैसे निकालेंगे, तो अभी हम जो हमारी प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को थर्मोडायनामिक्स में आते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस तो फ्लो हो नहीं रहा है। हम एक टाइम बीइंग के लिए किसी एक टाइम के लिए खोल रहे हैं और उसके बाद बंद कर रहे हैं। तो हम क्या निकालेंगे फिर, अनस्टेडी एनर्जी इक्वेशन। अनस्टेडी एनर्जी इक्वेशन, अनस्टेडी एनर्जी इक्वेशन क्या बोलता है, अनस्टेडी एनर्जी इक्वेशन ये बोलता है जो भी हमारी टोटल एनर्जी एंट्री की है, मींस अगर हमारा ये कंट्रोल वॉल्यूम है, यहाँ पर कुछ एनर्जी एंट्री कर रही होगी, यहाँ पर कुछ एनर्जी एग्जिट कर रही होगी, यहाँ से कुछ वर्क इसने किया होगा और कुछ इसको हीट दी गई होगी। ऐसे ही होता है ना अनस्टेडी एनर्जी इक्वेशन। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी एंट्री में और टोटल एनर्जी एग्जिट में, और यहाँ पर जो भी वर्क डन किया और जो हीट दी गई वो इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज हो रहा होगा उसके बराबर होगा। इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज हो रहा होगा उसके बराबर होगा। क्लियर। तो हम यहाँ पर अनस्टेडी एनर्जी इक्वेशन लगते हैं। तो एनर्जी एंट्री में, एनर्जी एंट्री में क्या क्या हो सकती है, मास फ्लो रेट हमारा जो भी एंट्री का है, ठीक है, एंट्री का जो भी मास फ्लो रेट है वो हम मास फ्लो रेट एंट्री को ME से डिनोट कर रहे हैं। फिर अब यहां पर क्या होगा, UE इंटरनल में इंटरनल एनर्जी होगी इसकी, प्लस PV मींस जो फ्लो एनर्जी होगी इसकी, फिर जो भी इसके पास में वेलोसिटी एनर्जी होगी, है ना, फिर वेलोसिटी के बाद फिर इसके पास में और क्या होगा, वेलोसिटी के बाद फिर इसके पास में डेटा एनर्जी होगी। ठीक है, तो हमने सारी एनर्जी को इसके अंदर लिख दिया जो एनर्जी एंट्री की है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो काइनेटिक एनर्जी है, फिर हमारी जो भी फ्लो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जो एंट्री की हो गई। ठीक है, माइनस एग्जिट में क्या हो रहा है, एग्जिट में क्या क्या निकल रहा है, एग्जिट में हमारा निकल रहा है, एग्जिट में ये एंट्री का हो गया, ये हमारा मास ऑफ एग्जिट, मास ऑफ एग्जिट हो गया। तो इंटरनल एनर्जी एग्जिट पर, एक्सटर्नल एनर्जी इंटरनल एनर्जी जो एग्जिट में निकल रही है फ्लो, ठीक है, वो प्लस पी एग्जिट वी एग्जिट, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर बाई 2 जी एग्जिट प्लस जी जेड एग्जिट का, ठीक है, जो एंट्री की वो माइनस एग्जिट, फिर हमने क्या किया प्लस क्यू जो हमने हीट दी और माइनस डब्ल्यू जो भी हमने वर्क इससे ले लिया। क्लियर, प्लस क्यू माइनस डब्ल्यू बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, जो भी इंटरनल एनर्जी में डेल इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज हुआ वो। देखो साफ साफ है, ये कुछ ज्यादा दिमाग का दही नहीं करना है, सिंपल सा ही समझना है कि जितना भी एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है वो हमें लगानी है, वो हमें लगाना है। तो जो हमारा मास एंट्री किया, टोटल एनर्जी एग्जिट की, जितना हमने वर्क किया और जितना हमने उसको हीट दी, उसमें जितना भी चेंज हुआ वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में टोटल चेंज होगा। यही एनर्जी कंजर्वेशन बन रहा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया हमने। अब हम आते हैं इस इक्वेशन में, अभी हो क्या रहा है हम एंट्री तो कर रहे हैं, एग्जिट कहीं से कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा है। तो अगर एग्जिट कहीं से नहीं कर पा रहा है तो ये सारी वैल्यू एग्जिट वाली क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू 0 हो गई, ए भी 0, सारी वैल्यू 0 हो गई। क्लियर, पहली चीज क्लियर हो गई, खत्म। अब जो हमारा फ्लो एनर्जी, जो भी हमारा एयर एंट्री कर रहा है उसके पास में कोई पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं है, 0 हो गया। कोई काइनेटिक एनर्जी है, मान के चलना कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्लियर, अब हमारे पास में बचा क्या क्या, जो बचा वो हम लिख लेते हैं। अब हमारा टैंक कैसा है, इंसुलेटेड है, तो कोई हीट एंट्री कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब वर्क डन क्या होता है, P इंटू में dV। कोई वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो कोई वर्क डन हुआ क्या, नहीं हुआ, तो W बराबर भी 0 हो गया। तो फाइनली अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फाइनली इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, M एग्जिट, M एंट्री, जो भी मास फ्लो हमारा एंट्री कर रहा है वो, उसका इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी। क्लियर, जो भी हमारा मास एंट्री कर रहा है एयर का, उसका इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी, ये सारी वैल्यू हमारी 0 हो गई, इक्वल टू डेल ऑफ इंटरनल एनर्जी में जितना भी चेंज हुआ वो, इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज हुआ वो, यही हो गया। अब हम क्या मान रहे हैं, जो मास एंट्री कर रहा है, जो मास एंट्री कर रहा है वो हम मास MI से इग्नोर कर ले रहे हैं। ठीक है, इनिशियली में जो मास था हमारा उसको M1 बना देते हैं और जो फाइनली में मास हो गया उसको हम M2 कर देते हैं। ठीक है,
यही हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम आई इंटू में एच आई, जो हमारा मास एंट्री कर रहा है उसकी जितनी भी एंथैल्पी है वो बराबर में U इंटू में पीवी को एंथैल्पी लिखते हैं, एंथैल्पी लिख दिया, बराबर में क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, पहले कितनी इंटरनल एनर्जी थी, बाद में कितनी इंटरनल एनर्जी होगी, और पहले कितनी थी, बाद में कितनी होगी। पहले हमारा मास कितना था, केवल m1 था, लेकिन अभी कितना हो गया। अगर हम मास कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हमारा मास m1 था, फिर हमारे पास में mi मास और आ गया, तो फाइनली जो मास हो गया वो हमारा क्या हो गया, m2 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो फाइनली हमारी m2 मास है वो, जो फाइनली इंटरनल एनर्जी है वो U2 माइनस m1 इंटू में U1, जो इनिशियली में जो मास था और जो इंटरनल एनर्जी थी वो। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, फ्लो एनर्जी की। ठीक है, तो हम फ्लो एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं। फ्लो एनर्जी तभी आती है जब फ्लूइड मोशन में होता है। यहाँ पर जो टैंक है उसके अंदर मोशन में नहीं है फ्लूइड, तो केवल इंटरनल एनर्जी आएगी, कोई भी हमारा फ्लो एनर्जी नहीं होगी, इसलिए हमने इंटरनल एनर्जी हमारी इसके लिए आई है। और जो हमारा फ्लूइड था मोशन में था, इसलिए PeVe आई है, जो हमारा क्या है, फ्लो एनर्जी है, इसलिए यहाँ पे क्या होगी, एंथैल्पी हो गई है। वही हमारी एंथैल्पी एंट्री में आई है, MiHi बराबर में क्या हो जाएगा, जो भी इंटरनल एनर्जी सिस्टम के अंदर चेंज हुई है क्या हो जाएगा, m2 U2 माइनस m1 U2 माइनस m1 U1, ये हो जाएगा। अब mi क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 हो जाएगा, तो हम यही कर देते हैं, क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 hi बराबर में क्या हो जाएगा, m2 U2 माइनस m1 U1, क्या हो जाएगा, m2 hi माइनस m2 hi माइनस U2 बराबर में क्या हो जाएगा, m1 hi माइनस U1 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब हमारे पास में m2 m1 है, क्लियर। अब m2 बराबर में क्या हो जाएगा, m2 क्या है, जो फाइनल मास है, m2 बराबर में क्या हो गया, m2 बराबर में हो जाएगा P2V2 अपॉन RT2, जो फाइनल टेम्परेचर हुआ वो, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, P2V2 अपॉन RT2 इंटू में HI माइनस U2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 बराबर में P1V1 अपॉन RT1 और HI माइनस U1, ये हो गया। तो हमने P2 V2 और V1 दोनों बराबर में है, R से हमारा R कट गया, ठीक है। P2 कितना हो गया हमारा, P2 फाइनली 1 मेगा पास्कल हो गया, P2 फाइनली क्या हो गया, 1 मेगा पास्कल हो गया, और ये कितना है, 0.1 है, तो ये कितना हो गया, 10 टाइम्स हो गया। T1 और T2 की वैल्यू हमें, T1 की वैल्यू पता है, T2 की वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 10 टाइम्स ऑफ HI माइनस U2 बराबर में क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 हो गया, T2 अपॉन T1 हो गया, इनटू में HI माइनस U1, यही हो गया। अब HI क्या है, जो हमारा एयर एंट्री किया उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर 600, 2 वाला पता नहीं है हमें, 1 वाला हमें पता है, ठीक है। तो जो हमारा टेम्परेचर Ti है, Ti बराबर में कितना है, 600 केल्विन, ठीक है। T1 बराबर कितना है, 300 केल्विन, लेकिन हमें T2 पता है, T2 नहीं पता हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 का 10 हो गया। HI बराबर में क्या जमा हो जाएगा, HI बराबर में हो जाएगा CP इंटू में TI की वैल्यू 600, ठीक है, माइनस U2 की वैल्यू क्या है, U2 की वैल्यू हो जाएगी CV T2 पता नहीं पता, T2 में T2 कर दिया हमने, क्लियर, बराबर में T2 की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता T2 की वैल्यू, जो फाइनल टेम्परेचर हुआ वो नहीं पता। T1 की वैल्यू कितनी है, 300, तो डिवाइड बाई 300 कर दिया। HI जो इनिशियली में जो मास एंट्री किया, CP इंटू में TI की वैल्यू कितनी है, 600, तो इंटू में हमने 600 कर दिया, ठीक है, माइनस लगा दिया। UK की वैल्यू क्या हो जाएगी, CB और T1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 300, इंटू में 300, ये हो गया।
यही आ गया। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारा आंसर? सीपी इंटू में 600, सीपी की वैल्यू है 1.005 इंटू 600 कर दिया, माइनस सीवी, सीवी की वैल्यू कितनी है 0.718 इंटू 0.718 इंटू 300 इंटू में 300, तो आंसर आ गया 387.6। 387.6 है, डिवाइड बाई 300 है, डिवाइड बाई 300 कर दिया, तो आंसर आ गया 1.292। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया 1.292 ऑफ T2। क्लियर। अब यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, यहां पर क्या आएगा, इसको घटा देते हैं। 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स सीपी है तो 10 टाइम्स रहने दिया। सीपी की वैल्यू कितनी है 1.005 और 600 है, इसको हमने 600 ही रहने दिया। ठीक है, माइनस सीवी की वैल्यू कितनी है, सीवी की वैल्यू कितनी है हमारी, सीवी की वैल्यू 0.718 और क्या है T2 है, तो यहाँ पे हमने T2 ही रहने दिया। ठीक है, बराबर में कितना हो गया 1.292 और T2। क्लियर, यही हो गया। तो हम T2 को इस तरफ ले लेते हैं और बाकी वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहां पे 1.005 इंटू 600 इंटू में 10, ये हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 6030 बराबर में कितना हो गया 1.292 T2 प्लस ए वाली भी वैल्यू इस तरफ जाएगी तो प्लस में आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 0.718 इंटू में 10 करेंगे तो 7.18 ऑफ T2। तो हम T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। T2 बराबर कितना हो जाएगा 7.18 प्लस 1.292, आंसर आ गया 8.472 बराबर में 6030। तो हम T2 बराबर निकाल देंगे। T2 बराबर कितना आ जाएगा, T2 बराबर में आ जाएगा 6030 डिवाइड बाई 8.472, आंसर आ गया 711.75। 711.75, ये क्या आ गया K11। अगर हमारे पास में फाइनल टेम्परेचर आ गया, ठीक है, अब हमारे पास में फाइनल टेम्परेचर आ गया तो हम मास ऑफ फाइनल निकाल देंगे। T फाइनल बराबर में कितना हो गया 711.75, तो मास ऑफ फाइनल कितना हो जाएगा M2 बराबर में हो जाएगा P2 V2 अपॉन R T2। P2 की वैल्यू हमें पता है, P2 कितना है 1 मेगा पास्कल, तो 1 मेगा पास्कल को 1000 किलो पास्कल हो जाएगा। V2 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर क्यूब हो गया। R की वैल्यू 0.287, तो 0.287 हो गया। ठीक है, और T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू है हमारी 711.75, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1000 डिवाइड बाई 0.287 इंटू 711.75, तो आंसर आ गया हमारा 4.895। ये क्या होगा फाइनल जो मास है वो आ गया हमारा। क्लियर। अब जो फाइनल मास है वो आ गया हमारा, तो हम इनिशियली में मास कितना था M1, इनिशियली में मास कितना था हमारा, हमने M1 कैलकुलेट किया था, तो M1 बराबर M1 कितना आया था हमारा, M1 आया था हमारा 1.292 kg। तो जो हमारा एंट्री किया मास, यही पूछ रहे हैं ना, डिटरमाइन एयर विच एंटर्स, जो एयर एंटर की है वो कितनी हुई है 4.895 माइनस 1.292, आंसर आ गया 3.603 kg एयर एंट्री की है टैंक के अंदर। क्लियर, एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्या सॉल्व करना है, एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज कैसे सॉल्व करेंगे हम, एंट्रोपी चेंज पर आ जाते हैं। तो जो भी हमारी एंट्रोपी चेंज होगी, एंट्रोपी चेंज बराबर में कितना हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज बराबर हो जाएगा जो फाइनल की एंट्रोपी है माइनस इनिशियली की एंट्रोपी। तो फाइनल एंट्रोपी M2 CpLN क्या हो जाएगा, जो इनिशियली में था M2 CpLN T2/T1
माइनस आर एल एन P2 बाई P1, ए फाइनल का माइनस इनिशियली में कितना था Cp एल एन P2 बाई T1 माइनस आर एल एन P2 बाई P1, ये हो जाएगा। तो साथ दो एयर हैं, एक तो एयर जो इसके अंदर पहले से ही थी वो, और एक एयर जो हमने इसके अंदर एंट्री की है। तो जो एयर एंट्री की उसकी कितनी हो जाएगी, जो एयर एंट्री की एम आई बराबर कितना 3.603, इस एयर का Cp तो Cp रहेगा Ln, फाइनल टेम्परेचर इसका कितना हो गया 711.86 और इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था 600 था, माइनस आर की वैल्यू आर ही रही, Ln की वैल्यू Ln ही रही। इसका प्रेशर कितना चेंज हुआ, इसका पहले प्रेशर कितना था 1 मेगापास्कल और फाइनली भी प्रेशर कितना है 1 मेगापास्कल, तो 1/1 हो गया, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। माइनस इनिशियली में मास कितना था 1.292 Cp की वैल्यू Cp ही रहने देगा। Ln इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ 711.86 फाइनल हुआ, और इनिशियली में टेम्परेचर कितना था 300 था, माइनस R की वैल्यू R ही रहने दी। Ln P फाइनल कितना हो गया 1 हो गया, जबकि इनिशियली में प्रेशर कितना था 0.1 था। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यू रख दी, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। हम 3.603 को कॉमन रख लेते हैं, आर एन 1/1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसी को कैलकुलेट करना है। Cp की वैल्यू 1.005 इनटू Ln आंसर कितना आ जाएगा ब्रैकेट में 711.86 डिवाइडेड बाई 600, तो हमारा आंसर आ गया 0.171। तो 3.603 इनटू में 0.1718 माइनस इसकी वैल्यू 0 हो गई, 1.292 का 1.292 रहा। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। Cp की वैल्यू कितनी है 1.005 इनटू Ln है, Ln कर दिया। अब T2 कितना है 711.86 डिवाइड बाई T1 कितना है 300, तो जो हमारा आंसर आ गया 0.868 माइनस R की वैल्यू कितनी है 0.287, ठीक है, इनटू Ln की वैल्यू कितनी बचेगी अब हमारी 1/0.1 10 हो जाएगा, तो Ln 10 हो गया, तो आंसर आ गया 0.6608। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने कितना हो जाएगा 3.603 इंटू 0.1708 1718, आंसर आ गया 0.61899 माइनस कितना हो जाएगा हमारा ये 0.868 माइनस 0.6608, आंसर आ गया 0.2072 इंटू 1.292, तो आंसर आ गया 0.2677। आंसर फाइनली कैलकुलेट करके कितना आएगा अच्छा, ये हमारा जो होगा ये हमारा प्लस में आएगा, क्योंकि जो हमारी एक एयर जो हमारी एंट्री की इसकी एंट्रोपी कितनी चेंज हुई और इस वाली एयर की एंट्रोपी कितनी चेंज हुई, तो हम इनको प्लस में कर देंगे, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0.2677 प्लस 0.61899, तो आंसर आ गया 0.8867। तो जो हमने फाइनली कैलकुलेट किया, हमने इनिशियली में हमारे पास में जो एयर थी वो और फाइनली में जो एयर थी वो हमने कैलकुलेट कर दी। फिर हमने जो इनिशियली में जो एयर थी उसकी एंट्रोपी चेंज अलग निकाल दी, और जो फाइनली में जो एयर आई हमने एक्स्ट्रा ली है उसकी एंट्रोपी चेंज अलग कैलकुलेट की। तो ये कौन सी एयर थी, ये हमारी इनिशियली में जो एयर थी टैंक के अंदर उसकी एंट्रोपी चेंज हो गया, ठीक है, और जो हमने एक्स्ट्रा एयर एंट्री की पाइपलाइन से उसकी एंट्रोपी चेंज हो गई, तो दोनों की एंट्रोपी चेंज हमने यहाँ पर कैलकुलेट की। तो जो मास हमारा एक्स्ट्रा ऐड हुआ वो कितना हुआ 3.603 Cp Ln इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, इसका फाइनल टेम्परेचर 711.86 हुआ, और इनिशियली में टेम्परेचर कितना था जो पाइपलाइन का टेम्परेचर था 600, माइनस R Ln। अब जो इसका फाइनल प्रेशर था वो कितना हुआ 1,
और इनिशियली में पाइपलाइन में प्रेशर कितना था 1, तो हमने 1 कर दिया। क्लियर, तो हमारा ये हो गया। और 1/1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो फाइनली जो हमारा वैल्यू है वो इसी का कैलकुलेशन से आया। ठीक है, अब जो इनिशियली में हमारे पास में मास था वो क्या था टैंक का, तो टैंक का टेम्परेचर Cp Ln T2 फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ 711.86। ठीक है, जो इनिशियली में टेम्परेचर था वो कितना था 300, तो हमने 300 लिख दिया। माइनस R Ln P फाइनल और P इनिशियल। P फाइनल की वैल्यू कितनी है 1 मेगापास्कल और इनिशियली में कितना था 0.1, तो 0.1 कर दिया। क्लियर, तो फाइनली हमने इनको कैलकुलेट किया तो हमारा वैल्यू इतना आ गया और फिर फाइनली वैल्यू इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो टोटल जो एंट्रोपी चेंज हुई वो हमने कैलकुलेट कर दी। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आया होगा। इस वीडियो से आपके और भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो होंगे। जो एंट्रोपी, इस क्वेश्चन में एंट्रोपी दिया हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया हुआ है और हमें अनस्टडी एनर्जी इक्वेशन का भी यूज किया हुआ है। तो आपके ये तीनों कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं, तो और भी सारे वीडियोस को जरूर देखिए जिससे आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे IAS मेंस रिलेटेड। ठीक है, तो होप तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।